नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम 16 अप्रैल 2024 से लेकर 22 अप्रैल 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय वस्तु को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करें उससे पहले इस वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राउज आईएएस की संपूर्ण टीम द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष राउज आईएएस का रिजल्ट, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए जो रिजल्ट आया है, ये अब तक के 70 वर्ष की जो परंपरा रही है राउज आईएएस का रिजल्ट देने की, उसको कायम रखा गया है इस बार भी। और आप देख सकते हैं कि इस वर्ष भी राउज आईएएस के द्वारा रैंक 1, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 और उसके साथ ही आप देखेंगे कि रैंक 7, रैंक 11 के बाद आप देखेंगे 15, रैंक 18, रैंक 22, रैंक 23, ऐसे ही आप देख सकते हैं 24, 25, 27, 31, 38, 52 और इसके अलावा भी अलग अलग रैंक हमारे यहाँ से पढ़े अभ्यर्थियों के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त किया गया है, जो राउज आईएएस के अलग अलग जो कोर्सेस होते हैं उसमें एनरोल थे या उसके अभ्यर्थी थे। तो एक बार फिर से मैं सफल उम्मीदवारों को राउज आईएएस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से 4 खबरों को शामिल करेंगे। और वो 4 खबरें क्या हैं? एक है स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट। कई जगहों पर इसको वोस्त्रो अकाउंट लिखा जाता है और कई जगहों पर इसको वोस्ट्रो अकाउंट लिखा जाता है, दोनों ही सही है। तो क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है ये, इसको वोस्त्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट दोनों ही बोलते हैं। तो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग नोस्त्रो अकाउंट के बारे में भी समझ लेंगे कि नोस्त्रो अकाउंट क्या है या नोस्त्रो खाता क्या है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टर्म बता दूंगा जिसको हम लोरो खाता बोलते हैं। तो लोरो खाता क्या है उसको भी देख लेंगे हम। उसके बाद आज का हमारा दूसरा विषय वस्तु रहेगा श्रिंकफ्लेशन। देखेंगे कि श्रिंकफ्लेशन क्या है। उसके बाद आज का हमारा तीसरा खबर रहेगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के बारे में। देखेंगे कि ये क्यों न्यूज में रही है संस्था, और इस संस्था के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आज एक महत्वपूर्ण खबर और शामिल करेंगे, भारत में दलहन उत्पादन एवं आयात से संबंधित विषय वस्तु, जो हमारे मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम समग्र रूप से मुख्य परीक्षा के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 4 खबरों को या इन 4 विषय वस्तुओं को शामिल करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की जो हमारी पहली खबर है स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट के बारे में, वो अलग अलग न्यूज में या अलग अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है एक्सप्लेन्ड हाउ स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट कैन फैसिलिटेट इंडिया रसिया ट्रेड। यह 18 अप्रैल को प्रकाशित था, हालांकि ये 2023 में प्रकाशित था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो न्यूज में रहा है वो क्या है
कि पेमेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रेडर्स इंपोर्टिंग पल्सेस फ्रॉम म्यांमार सिंप्लीफाइड गवर्नमेंट, ये अभी जस्ट न्यूज में रहा है और इसी के संदर्भ में आज का हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अलग अलग अन्य न्यूज़पेपर में भी ये प्रकाशित हुआ। म्यांमार से दाल इंपोर्ट करने के लिए स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट को संचालित किया गया है ताकि आयात को सरल बनाया जा सके। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट संदर्भ या चर्चा में क्यों रहा। तो ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी जो न्यूज में लिखा हुआ था, हेडिंग आपने देखा कि भारत सरकार द्वारा वोस्ट्रो अकाउंट का उपयोग करके म्यांमार से दालों के आयात के लिए भुगतान तंत्र को सरल बनाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि वोस्ट्रो खाता क्या है। अभी मैं आपको डायग्राम से भी इस बात को समझा दूंगा, पहले थोड़ा बेसिक बातें समझ लें तो बेहतर होगा आगे समझना। वोस्ट्रो खाता क्या है, सबसे पहले देखिए वोस्ट्रो क्या है। तो वोस्ट्रो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है आपका। वोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, आपका, या इसी को बोलते हैं आपका पैसा जो हमारे बैंक में जमा है। अभी मैं एक चित्र के माध्यम से इसको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आप समझें कि वोस्ट्रो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है आपका, या इसी को बोलते हैं आपका पैसा जो हमारे बैंक में जमा है। अब वोस्ट्रो खाता क्या है, एक प्रकार का बैंक खाता है। और वोस्ट्रो खाता का मतलब क्या है, तो इसे घरेलू बैंक जैसे मान लीजिए इंडिया की बात हम करें तो घरेलू देश अगर इंडिया है तो इंडिया का कोई बैंक है, इसे घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के तरफ से, अमेरिका का हो या म्यांमार के संदर्भ में बात हो रही है तो म्यांमार के बैंक के तरफ से घरेलू मुद्रा में रखते हैं। घरेलू मुद्रा मतलब भारत में अगर रखा जा रहा है तो किसमें, रुपी में रखा जाएगा। या इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं कि किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा में खोला गया बैंक खाता क्या कहलाता है, वोस्ट्रो खाता। थोड़ा इसको मैं आपको एक चित्र से समझा के आ गया हूं। देखिए ये है म्यांमार, और म्यांमार के मैंने दो बैंक यहां पे लिया है, एक म्यांमार इकोनॉमिक सिटी बैंक या इकोनॉमिक बैंक और एक है यांगून सिटी बैंक। तो देखिए ये खाता तो एक ही होता है, उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए म्यांमार का ये भी बैंक और ये भी बैंक हमारे एसबीआई में एक खाता खोलता है, किसमें, भारत में, तो भारतीय रुपी में खोलेगा वो। ये बैंक अपना एक बैंक या दोनों की बात कर लीजिए, बैंक खाता खोलता है इसमें भारतीय रुपए में, तो इसको हम बोलेंगे भारत के संदर्भ में क्या बोलेंगे कि ये वोस्ट्रो खाता है। वोस्ट्रो मतलब आपका, मतलब ये आपका खाता है। और म्यांमार के संदर्भ में इसको क्या बोलेंगे, नोस्ट्रो अकाउंट है। म्यांमार के लोग क्या बोलेंगे, नोस्ट्रो अकाउंट खोला गया है भारत में। क्यों, क्योंकि ये हमारा, ये बोल सकते हैं कि हमारा पैसा जो आपके पास है, और यहां क्या बोला सकता है कि आपका पैसा जो हमारे पास है। तो ये इनके संदर्भ में तो क्या हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट, और इनके संदर्भ में क्या हो गया, भारत के संदर्भ में क्या हो गया, वोस्ट्रो अकाउंट। इसी को थोड़ा उल्टा अगर आप देखें कि एसबीआई भी यहां पे एक खाता खोलता है और मान लीजिए यूको बैंक भी इसी में अपना एक खाता खोल देता है, तो एकदम उल्टा हो जाएगा। अब यहां के लिए ये क्या होगा, म्यांमार का जो रूपी है, सॉरी म्यांमार का जो मुद्रा है क्वेटा बोलते हैं, तो उसमें रहेगा। तो यहां पे इसके लिए ये क्या हो गया, वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। इनके लिए हो गया ये वोस्ट्रो अकाउंट, लेकिन यहां भारत के लिए क्या हो गया, ये नोस्ट्रो अकाउंट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट सिर्फ देशों के संदर्भ की बात है। अगर भारत का बैंक म्यांमार में कोई खाता खोल रहे हैं म्यांमार की मुद्रा में, तो वहां पर इसको वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा और यहां नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। लेकिन अगर म्यांमार के बैंक
भारत के किसी बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो उस समय भारतीय संदर्भ में ये वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा और भारतीय रुपए में रखा जाएगा, ये भारतीय मुद्रा में रखा जाएगा। और म्यांमार के संदर्भ में क्या हो जाएगा, नोस्त्रो खाता हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है, उसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि एक बैंक यहां पे और है, मैं रख ले रहा हूं और ये बैंक का नाम XYZ कर देता हूं, तो अगर इस बैंक को, ये बैंक का तो यहां पे कोई खाता है नहीं, तो अगर ये ऑपरेशन इसके साथ मिलके करता है तो इसको हम बोलेंगे कि इसके पास जो खाता है ये क्या है, लोरो खाता है। लोरो खाता मतलब इसका खुद का तो अकाउंट म्यांमार के बैंक के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया के किसी बैंक से इसने टाई अप कर लिया है, तो इसके तहत जो ये खाता मेंटेन किया जा रहा है इसको लोरो खाता कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा ये समझ लेना है, मैं लिखने वाली बातों पर आ गया हूं, उससे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहां पर ये वोस्त्रो अकाउंट खुल गया है और यहां पे ये कोई व्यापारी है, ये दाल का इंपोर्ट करना चाहता है। ये खाता को मैं यहां दिखा देता हूं, मान लीजिए ये खाता है, तो ये क्या कर रहा है, म्यांमार से दाल का आयात कर रहा है। तो म्यांमार से जब दाल का आयात करेगा तो ये क्या करेगा, म्यांमार को पैसा देगा। तो ये पैसा किस में देगा, रुपए में देगा, भारतीय रुपए में पैसा देगा ये, और भारतीय रुपए में ये पैसा यहां पे जमा हो गया। ये पैसा किसका है, इनका है, इसलिए आपका, मतलब म्यांमार का पैसा ये हो गया। अब मान लीजिए कि म्यांमार भारत से कुछ आयात करता है, मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है, पेट्रोलियम पदार्थ, वैक्स वगैरह कुछ भी आयात करता है, तो उस समय क्या कर लेगा, इसी रुपए में से, क्योंकि जब ये आयात कर रहा है यहां पे, तो डेफिनेटली यहां पैसा किसको मिलना चाहिए, यहां के निर्यातक को मिलना चाहिए। तो इस निर्यातक को इंडियन रूपी में पैसा यहीं से कट करके दे दिया जाएगा, क्योंकि पहले रूपी यहां जमा हो गया था, अब इसी रूपी में से कट करके इसको दे दिया जाएगा। शेष जो पैसा बचेगा इसके वोस्ट्रो अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से परिचालित होता है। ध्यान रखिएगा, देशों के द्वारा भी होता है ये और व्यापारियों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बेहतर आप समझ पाएंगे। इनका अंतर भी मैं दिखाऊंगा, आप थोड़ा बेहतर इसको समझ पाएंगे आप। ऐसे स्पेशल, अच्छा नोस्त्रो पहले समझ लीजिए। नोस्त्रो खाता क्या है, इसका उल्टा कर दीजिएगा कि लैटिन शब्द हमारा या हमारा पैसा जो आपके बैंक में जमा है से लिया गया है ये, और इसका मतलब क्या होता है, इसे विदेशी बैंक, देखिए यहां से उल्टा कर दीजिए, इसे घरेलू को हटा दीजिए, विदेशी, इसे विदेशी बैंक किसी घरेलू बैंक के तरफ से, यहां विदेशी बैंक को हटा के क्या कर दिया गया, घरेलू बैंक के तरफ से विदेशी मुद्रा में, यहां घरेलू मुद्रा में था तो यहां विदेशी मुद्रा में रखते हैं। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि किसी, ध्यान रखिएगा इसी को उल्टा कर देना है, किसी, ये क्या हो जाएगा, देशी बैंक द्वारा विदेश में, यहां पे भारत नहीं, विदेश में विदेशी मुद्रा में खोला गया बैंक खाता क्या कहलाता है, नोस्त्रो खाता। अब स्पेशल रूपी वोस्त्रो खाता क्या है, तो यह मौजूदा प्रणाली के लिए एक अंतिम क्या है, व्यापक सुविधा है, और इसमें स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय रूपी का प्रयोग किया जाता है। जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय रूपी है उसका प्रयोग किया जाएगा, और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति इसमें आवश्यक है। लेकिन नियमित वोस्ट्रो अकाउंट है तो उसमें पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट में आवश्यकता पड़ती है आरबीआई की, ये पूर्व अनुमति की, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह आपने समझ लिया। अब थोड़ा इनके बीच का अंतर देख लेते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या है। हालांकि अभी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है। पैरामीटर देख लेते हैं। नोस्त्रो खाता यहां पे है और यहां वोस्त्रो खाता है। परिभाषा क्या, तो परिभाषा अभी मैं पीछे बता दिया हूं आपको। नोस्त्रो का मतलब है हमारा, मतलब हमारा पैसा जो आपके खाते में है, और वोस्त्रो का मतलब क्या है, आपका, अर्थात आपका पैसा जो हमारे खाते में है। धारक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें होल्डिंग किसके पास रहती है, तो नोस्त्रो खाता एक घरेलू बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में विदेशी बैंक के साथ रखा जाने वाला खाता है। यह भी मैंने समझा दिया। ऐसे ही वोस्ट्रो खाता एक
विदेशी बैंक द्वारा उस बैंक की घरेलू मुद्रा के साथ रखा जाने वाला खाता है। संतुलन का प्रभाव क्या पड़ेगा? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो खाता है यहां पे रुपए आया, दाल का हमने क्या किया, आयात किया, तो म्यांमार को हमने रुपये में पैसा दे दिया, तो ये यहां पर इसके वस्त्रों खाता में पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि म्यांमार को आयात करना था, तो जब म्यांमार आयात करेगा तो यहां के निर्यातक को पैसा चाहिए, तो इसी फंड में से कट करके या इसी खाता में से कट करके भारतीय निर्यातक को पैसा दे दिया जाता है। और फिर अगर कुछ बचेगा, अगर ज्यादा यहां ज्यादा हो गया तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये अगर ज्यादा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वैसे ही शेष की अगर हम बात करेंगे यहां, तो देखिए डेबिट शेष वाले नोस्ट्रो खाते को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है, और क्रेडिट बैलेंस वाले वोस्ट्रो खाते को एक दायित्व के रूप में माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। सुविधा प्रदाता की भूमिका क्या होता है? जो बैंक सुविधा प्रदाता कर रहा है उसकी भूमिका क्या है? तो नोस्ट्रो खाते में घरेलू बैंक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, और वोस्ट्रो खाते में विदेशी बैंक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। तो यह आपको ध्यान से समझ लेना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अब इतनी बातें यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट की विशेषताएं क्या है इस तंत्र की? तो विशेषताएं में देखिए कि आयात व निर्यात दोनों हेतु विनिमय का चालान विशेष रूप से भारतीय रुपए में होना चाहिए। अगर भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो भारतीय रुपए में चालान जनरेट होना चाहिए। विनिमय दर का निर्धारण बाजार दरों पर होना चाहिए। आपको पता है कि विनिमय दर का निर्धारण कई तरीके से किया जाता है। एक तो बाजार तरीके से किया जाता है, हालांकि आजकल बाजार दरों पर ही होता है। बाकी कुछ देश मैनिपुलेट भी करते रहते हैं, अपने हिसाब से विनिमय दर को तय कर देते हैं कि हमारे 1 रुपए के बराबर कितना डॉलर रहेगा, या चाइना कर देता है कि हमारे 1 युआन के बराबर कितना डॉलर रहेगा। तो ये जब बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के माध्यम से अगर चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि बाजार विनिमय दर। तो इसका विनिमय दर का निर्धारण बाजार दरों पर किया जाता है। कभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी न्यूज में रहा विनिमय दर, तो वहां पे हम लोग पूरा पढ़ लेंगे कि प्रबंधित विनिमय दर क्या होता है, फ्लोटिंग विनिमय दर क्या होता है, और मार्केट के आधार पर जो विनिमय दर है वो क्या होता है, परिवर्तनीय विनिमय दर। तो अधिकृत घरेलू डीलर बैंक, जो डीलर बैंक को आरबीआई या अन्य किसी देश में वहां के केंद्रीय बैंक ने अधिकृत किया है, वो भागीदार देशों में साझेदार बैंकों के साथ खाता खोलने हेतु क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे अभी हमने म्यांमार में देखा कि म्यांमार का एक बैंक है, अगर वो भारत में किसी बैंक के साथ खोलना चाहता है वोस्ट्रो अकाउंट, तो उसको हम बोलते हैं कि भारत वाले बैंक को बोलेंगे साझेदार बैंक है। तो वही बोल जा रहा है कि अधिकृत बैंक, जो भी केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक जिस डीलर बैंक को यह अनुमति देता है वो विदेशों में भागीदार या साझेदार बैंकों के साथ खाता खोलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये शर्तें हैं। सारे बैंक ऐसा नहीं कर सकते, जिन बैंकों को केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमति मिलेगी वही कर पाते हैं। इसके लाभ क्या हैं? तो इसका लाभ सबसे पहले तो यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी, या होगी भी तो कम होगी, क्योंकि हमको पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार हम इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि हमको आयात करना होता है, और आयात करते हैं हम तो जिस देश से आयात कर रहे हैं उस देश की मुद्रा में उसको हम भुगतान करते हैं, या फिर डॉलर के माध्यम से उसका हम भुगतान करते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व में हमारे एक बहुत बड़ा भाग डॉलर का होता है, उसको मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम रुपए के माध्यम से ही अपना आयात निर्यात कर पाएंगे। तो विदेशी मुद्रा पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घरेलू बैंकों को विदेशी वित्तीय बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करने में सहायक होगा ये। उसके बाद विदेश में भौतिक उपस्थिति के बिना, अब देखिए म्यांमार का कोई बैंक भारत में कहां उपस्थित है, हमको पता है कि जैसे हमारा एसबीआई है, ये कुछ अन्य देशों में भी जाके भौतिक रूप से स्थापित होकर काम कर रहा है, लेकिन वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट में एसबीआई को वहां भौतिक रूप से होना ही नहीं है। वो तो म्यांमार के किसी साझेदार बैंक से क्या कर लेगा, टाई अप कर लेगा, वहां पे एक खाता खोल लेगा अपना।
तो वही बोल रहा है कि विदेश में भौतिक उपस्थिति के बिना अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सुविधा प्रदान करने में सहायक है। तो इससे परिचालन लागत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बैंकों का। देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से या झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाने में सहायक होता है। अब मान लीजिए रुपए की कीमत गिर रही है किसी कारणवश, या बाहरी देशों में कुछ ऐसे अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं जिससे डॉलर कम हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, तो इन बाहरी झटकों से क्या होगा, भारतीय रुपए पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा या हमारा आयात निर्यात पर उसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम रुपये के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, आयात और निर्यात कर रहे हैं। इसलिए बाहरी झटकों से हमारा क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था बची रहेगी। और थोड़ी बातें समझ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इससे कि ये खाते केवल बैंकों तक ही सीमित नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों, व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा किसी अन्य संस्था के पास धन रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद इसका कानूनी ढांचा क्या है, तो आपको पता है कि सीमा पार के लेन देन की सभी रिपोर्टिंग, हमारे देश में एक कानून है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। इसके पहले फेरा हुआ करता था जिसमें रेगुलेशन होता था, फेरा का नाम सुने होंगे आप, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बट इसको हटाकर क्या कर दिया गया, फेमा लाया गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है। तो जो भी विदेशी लेन देन किया जाता है वो सब पर कौन सा अधिनियम लागू होता है, फेमा अधिनियम 1999 लागू होता है। लेकिन उसकी जो मौजूदा हर वर्ष उसकी अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं समय के साथ साथ, जो नवीनतम दिशा निर्देश होता है उसके माध्यम से प्रबंधित होता है। विदेशों में या देश के बाहर जो भी हम विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इससे संबंधित, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि विगत वर्ष में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो कोर बैंकिंग समाधान एक टर्म था, इससे प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2019 में। तो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाते से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और एक अभ्यास प्रश्न मैंने आपको यहां दिया है, वोस्ट्रो खाते और नोस्ट्रो खाते के डेफिनेशन को लेकर आपको इसे पढ़ना है और इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले खबर पर। आज का अगला खबर भी अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें प्रकाशित हुए और अलग अलग दिन, कई दिन अलग अलग दिनों इसको अलग अलग न्यूज़पेपरों ने प्रकाशित किया। क्या न्यूज़ था, तो श्रिंकफ्लेशन मेक्स इट्स वे बैक इनटू एफएमसीजी। क्या मतलब इसका, तो इसका संदर्भ देख लीजिए, चर्चा में क्यों रहा। इसी बात को हमने हिंदी किया है कि इनपुट या इसी को आगत बोलते हैं, इनपुट लागत बढ़ने के कारण फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको एफएमसीजी बोलते हैं। एफएमसीजी मतलब क्या, ऐसे उपभोक्ता आधारित वस्तुएं जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, बहुत तेजी से यूज किया जाता है और कम कीमतों पर जो बेचे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि एफएमसीजी है। और जो बहुत दीर्घ अवधि तक चलते हैं, बहुत जल्दी जिनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, बड़ी कीमतों पर बेचे जाते हैं, उसको हम स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि लागत बढ़ने के कारण, इनपुट लागत बढ़ने के कारण फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स समूह को श्रिंकफ्लेशन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है समझेंगे हम। इसमें क्या किया गया है, देखिए न्यूज में ही दिया है कि 200 ml का पानी जो है उसमें पानी की मात्रा कम कर दी गई है। ऐसे ही 65 ml फ्रूटी पैक में इस चीज को देखा जा रहा है। चिप्स में चिप्स की मात्रा कम कर दिया जा रहा है। अभी आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एफएमसीजी क्या है, तो ऐसे उत्पाद जो अपेक्षाकृत जल्दी एवं कम कीमत पर बेचे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एफएमसीजी। जैसे आप देख सकते हैं चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट है,
इनको हम क्या किस में शामिल करते हैं, इनको हम इत्यादि इनको शामिल करते हैं एफएमसीजी में, जो कम कीमतों पर और बहुत तीव्रता के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं या बेचे जाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि श्रिंकफ्लेशन क्या है। इसको सिकुड़न स्फीति भी कहा जाता है, बट हिंदी शब्द सिकुड़न स्फीति प्रयोग में लाया नहीं जाता है, देवनागरी में आप श्रिंकफ्लेशन ही बोले। तो श्रिंकफ्लेशन क्या है, तो मुद्रास्फीति का एक प्रकार है, और सच कहें तो ये क्या है, छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है। ऐसी मुद्रास्फीति जो दिख नहीं रही है लेकिन मुद्रास्फीति है, अभी समझेंगे कैसे। किसी अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए किसी कारण से वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाए, ऊपर का तीर लगा है, जैसे मान लीजिए लागत में वृद्धि होने के लिए कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएं या जो लेबर है उनका कॉस्ट बढ़ जाए, तो कोई वस्तु बन रही है उसके लागत में अगर मान लीजिए क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो कंपनियां दो काम कर सकती हैं। एक तो ये कर सकती हैं कि उसकी कीमत बढ़ा दें, लेकिन उनको डर रहता है कि कीमत बढ़ा देंगे तो शायद लोग कम खरीदेंगे उसको, तो वो लोग क्या करते हैं कंपनियां, तब कंपनियों द्वारा कीमतों को पूर्ववत पहले जैसा ही बनाए रखते हैं, कीमत को सेम रखते हैं, बनाए रखते हुए उनकी मात्रा में कमी कर दी जाती है। अर्थात कीमत तो उतना ही रखते हैं लेकिन मात्रा कम कर देते हैं। मान लीजिए चिप्स में पहले ज्यादा चिप्स था, अब क्या कर देंगे, उसको कीमत वही रखेंगे लेकिन लागत बढ़ गई है, तो उस लागत को पूरा करने के लिए वो क्या कर देंगे, चिप्स की मात्रा को कम कर देंगे। या मान लीजिए बिस्किट है, बिस्किट में पहले 10 रुपए का एक बिस्किट है जिसमें 8 बिस्किट पहले आ रहे थे, अब क्या कर देंगे, वो लागत बढ़ गया है तो कीमत तो 10 रुपए ही रखेंगे लेकिन 5 उसमें बिस्किट की मात्रा कर देंगे। मतलब संख्या या मात्रा जो है उसमें वस्तुओं की उसको कम कर दिया जा रहा है। यही उदाहरण देखिए यहाँ पे, सामान्य स्थिति में 10 रुपए में 8 बिस्किट मान लो मिल रहा है, तो श्रिंकफ्लेशन की स्थिति में 10 रुपए में 5 बिस्किट कर दिया जाएगा। मतलब कीमत को पूर्ववत रखते हुए ही मात्रा में, वस्तुओं की मात्रा में कमी कर देना क्या है, श्रिंकफ्लेशन है। अर्थात छुपा हुआ मुद्रास्फीति है, दिख नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है, उतने ही पैसे में हम खरीद रहे हैं तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन उसमें मात्रा कम कर दिया गया है, इसलिए यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का ही एक रूप है। कारण इसका क्या होता है, अभी देख सकते हैं आप, उच्च उत्पादन लागत, कच्चे सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, बाजार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। कोई कंपनी आई और उसने कम कीमत कर दिया तो दूसरी कंपनियों को भी क्या करना पड़ेगा, उसी कीमत में मात्रा को कम करके बेचना पड़ेगा जिससे कि वो प्रतिस्पर्धी बनी रहे। तो ये श्रिंकफ्लेशन मुख्य रूप से है। अब श्रिंकफ्लेशन तो मुद्रास्फीति का एक रूप है, और मुद्रास्फीति क्या है मैं कई बार कवर कर चुका हूं, डीएनएस में भी और अभी जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स चल रहा है इसमें भी। तो मैं मुद्रास्फीति को आज फिर से पूरा कवर नहीं करूंगा, इस पद को मैंने आपको समझा दिया कि श्रिंकफ्लेशन क्या है। अब इससे संबंधित इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। इससे संबंधित एक विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न मैंने 2020 का लगाया है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पढ़िएगा आप। और श्रिंकफ्लेशन से संबंधित मैंने यहाँ एक अभ्यास प्रश्न भी दिया है आपको, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा। या तो आप वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के तीसरे खबर की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा खबर क्या है, देख सकते हैं 19 अप्रैल 2024 को ये प्रकाशित हुआ था। सेंटर आस्क FSSAI टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट नेस्ले आफ्टर रिपोर्ट ऑफ शुगर कंटेंट इन सेरेलैक। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो नेस्ले का बेबी फूड है उससे संबंधित था, और ये हिंदी में है कि स्वास्थ्य पेय के नाम पर सेहत से खिलवाड़। इन सब का संबंध किससे रहा है, FSSAI संस्था से रहा है। तो देखते हैं कि संदर्भ क्या है। देखिए संदर्भ या चर्चा में क्यों रहा है, तो FSSAI के अनुसार इसने बताया है
कि हमारे अनुसार अर्थात एफएसएसआई के अनुसार वर्तमान में देश में हेल्थ ड्रिंक, कंपनियां हेल्थ ड्रिंक का नाम लेकर ड्रिंक को बेचती हैं, पेय पदार्थों को बेचती हैं। तो एफएसएसआई ने इसको क्लियर किया है कि देश में हेल्थ ड्रिंक शब्द की कोई मानकीकृत परिभाषा नहीं है, क्योंकि उसमें आवश्यकता से अधिक शुगर की मात्रा पाई जा रही है और भी तमाम प्रकार के उसमें विकृतियां देखने को मिल रही हैं। तो ये संदर्भ था। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एफएसएसएआई है क्या। देखिए, इसको हम बोलते हैं क्या, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ऑफ इंडिया, या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना कब हुई? खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के माध्यम से वर्ष 2006 में हुई। अब बात समझ लीजिए कि इसका कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो पहले पूछा जा चुका है, पहले इसी पर प्रश्न पूछा गया है और ये शब्द, ये मंत्रालय इसका पूछा गया है। इसका कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों हेतु वैज्ञानिक आधार पर मानक निर्धारण तथा उन उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री के विनियमन इत्यादि को विनियमित करना। ध्यान रखिएगा कि एफएसएसएआई के द्वारा आप देखेंगे तो खाद्य पदार्थों पर रेड और ग्रीन का सिंबल भी लगवाया जाता है। रेड का मतलब होता है कि उसमें जो मांसाहारी तत्व भी उपलब्ध हैं और ग्रीन का मतलब कि इसमें केवल शाकाहारी तत्व उपलब्ध हैं। उसके अलावा इसके द्वारा लेबलिंग भी लगाया जाता है कि आखिर में किसी खाद्य पदार्थ जो बने हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा, किन तत्वों की मात्रा कितनी कितनी है। तो ये सारे काम इसके होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी संरचना अगर हम देखें, क्योंकि एक सांविधिक निकाय है ये, अर्थात ये अधिनियम द्वारा पारित करके बना हुआ है, इसलिए विधिक निकाय या सांविधिक निकाय है। संरचना में इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 21 सदस्य होते हैं, कुल 22 लोग होते हैं। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और 1/3 सदस्य इसमें महिलाएं होती हैं। इसके अलावा भी अलग अलग इसमें कैटेगरी बनाया गया है नियुक्ति के लिए, हमें उतनी बातें दिमाग में नहीं रखनी है। तो ये आप एफएसएसआई से संबंधित विषय वस्तु को समझ सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, वर्ष 2018 में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और इसके साथ ही मैंने एक अभ्यास प्रश्न भी आपको दिया है इससे संबंधित। इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला खबर है NIIF के संबंधित, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राष्ट्रीय अवसंरचना एवं निवेश निधि या कोष। तो इसने आई बस के लिए, आई बस के संदर्भ में अभी क्या किया है, $200 मिलियन का निवेश किया है। आई बस में 200 मिलियन का निवेश किया है अमेरिकी डॉलर का। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। संदर्भ को देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है। इसी न्यूज से लिया गया है बात यह कि हाल ही में राष्ट्रीय निवेश व अवसंरचना कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको NIIF बोलते हैं, ने आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। आई बस द्वारा इस फंड का प्रयोग अपनी क्षमताओं में विस्तार करके अकार्बनिक परिचालन हेतु किया जाएगा। कुल मिलाके स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाएगा आई बस द्वारा इस फंड का प्रयोग करके। तो इसलिए न्यूज में रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय निवेश व अवसंरचना कोष क्या है। तो यह भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कोष है। शुरू में इसको भारत सरकार द्वारा
प्रतिशत स्वामित्व से बनाया गया था, बट प्रेजेंट में भारत सरकार का इसमें 100% स्वामित्व नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अवसंरचना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी देश के लिए, और भारत 2047 तक विकसित होना चाहता है तो उसको अपनी अवसंरचनाओं को अत्यधिक और तीव्रता से मजबूत करना पड़ेगा, तो उसमें यह महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसकी स्थापना बजट 2015-16 में इसको घोषित किया गया था और उसी वर्ष इसको स्थापित कर दिया गया था, और इसे एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया है। अब वैकल्पिक कोष निवेश क्या है, किसी अन्य लेक्चर में हम देखेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि निवेश के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या डिवेंचर या इक्विटी में निवेश किया जाता है, लेकिन ये उनके अतिरिक्त उपाय होते हैं जिसमें निवेश किया जाता है। इसको प्रेजेंट में विनियमित, हालांकि सेबी देखती है इसको, लेकिन पूर्ण रूप से इसका कोई विनियमन नहीं होता है, काफी जोखिम भरा होता है ये, और काफी मोटी रकम इसमें निवेश की जाती है। छोटे मोटे जो लोग हैं इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। किसी अन्य दिन इसको हम अल्टरनेटिव निवेश को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारा आज का लेक्चर है NIIF, उसको देखते हैं। तो स्वामित्व इसमें 49% भारत सरकार का भी है और शेष विदेशी व घरेलू निवेशकों का है। अब इसमें विदेशी देश के संप्रभु कोष भी हो सकता है, जैसे जापान ने अभी इसमें पैसा दिया था रसिया के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा, इसलिए विदेशी व घरेलू निवेशक इसमें लगाते हैं। अतः भारत सरकार का ये अर्ध संप्रभु कोष है। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः संप्रभु कोष नहीं है, ये अर्ध संप्रभु कोष है। और क्या है इसका पंजीकरण, तो इसके फंड का सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत है। इसके फंड जो हैं वो सेबी में पंजीकृत है। इसका निवेश प्रबंधक कौन है, इसके निवेश का प्रबंधन कौन करता है, तो एक कंपनी बनाई गई है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से इसको स्थापित किया गया है। यही एक कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ये क्या करता है, इस फंड को प्रबंधित करता है। ध्यान रखिएगा, NIIF को तो ट्रस्ट के तरह एक ट्रस्ट के रूप में क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया है, लेकिन इसका प्रबंधन एक कंपनी के माध्यम से किया जाता है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से स्थापित हुई है। इसका नियंत्रण के लिए मंत्रालय कौन सा है, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग है, तो आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग। इसी के अंदर आता है निवेश प्रभाग, निवेश प्रभाग इसके अंदर आता है, वो इसको नियंत्रित करता है या देखता है। कुल मिलाकर वित्त मंत्रालय आप दिमाग में रखिएगा। NIF के तहत फंड के प्रकार, तो 3 फंड इसके तहत हैं। एक तो है मास्टर फंड। इस मास्टर फंड में क्या होता है, बड़े पैमाने पर राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों एवं अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के लिए कोष दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। एक है फंड ऑफ फंड, इसमें हरित अवसंरचना में निवेश के लिए फंड दिया जाता है, एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और भी अलग अलग चीजों के लिए इससे फंड दिया जाता है। और एक है रणनीतिक निवेश फंड। इस रणनीतिक निवेश फंड में कुछ विशेष रणनीतिक जो क्षेत्र हैं उसमें फंड इसके माध्यम से दिया जाता है। तो इसके 3 फंड हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा। और जब इसको बनाया गया था तो इसमें ये 4 अरब अमेरिकी डॉलर का कॉर्पस था, इसका कोष था। लेकिन अभी वर्तमान में लगभग इसका कॉर्पस कोष कितना है, 6 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले इसके कॉर्पस से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और समझ लीजिए कि NIF की संगठनात्मक संरचना क्या है। अब इसके संगठनात्मक संरचना को बहुत पढ़ने लगे तो बहुत कुछ से और भी कई इसमें समितियां हैं, कई और प्रबंधन निकाय हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या है, गवर्निंग परिषद है जिसकी बैठक वार्षिक होती है। वार्षिक रूप से इसमें एक अध्यक्ष होता है जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं, और सदस्य में व्यवसाय, निवेश और नीति निर्माण के क्षेत्र में जो प्रख्यात व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के निर्माण में इसकी भूमिका क्या है,
तो अर्थव्यवस्था के निर्माण में इसकी भूमिका यह है कि यह गति शक्ति मल्टी मॉडल, आपको पता है कि गति शक्ति मल्टी मॉडल निवेश मतलब हमारी अवसंरचनाओं को बनाने के लिए एक बहुत ही अम्ब्रेला कार्यक्रम है। तो यह गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सपने को पूरा करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे वित्त मिल जाएगा पूरा करने के लिए। पूंजी की कमी से अवरुद्ध अवसंरचनाओं को प्रेरित करने में सहायक, जहां पूंजी की कमी है और वो अवसंरचनाएं अवरुद्ध हो गई हैं, उनको फिर से यह प्रेरित कर सकता है। बैंकों को बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले दीर्घावधिक ऋण से राहत प्रदान करने में सहायक। अभी क्या होता है, बैंक ऐसे दीर्घावधिक जो अवसंरचनाएं हैं उसमें निवेश करते हैं और कई बार वो एनपीए बन जाता है तो समस्या पैदा हो जाता है, उनका संपत्ति देयता बेमेल पैदा हो जाता है। लेकिन जब ये देगा तो बैंक को उससे क्या हो जाएगा, राहत मिल जाएगी, बैंक इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जो फंड हैं इसके द्वारा ग्रीनफील्ड, आपको पता है कि एकदम नई परियोजना जो हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड परियोजनाएं। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में भी निवेश किया जाएगा। इनके द्वारा ब्राउनफील्ड जो पहले से बनी हुई संरचनाएं हैं उनके मरम्मत में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में भी इनके द्वारा पैसा प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपसे बोला जाए कि केवल हरित फील्ड में ही या ग्रीन फील्ड में ही इसका प्रयोग किया जाएगा तो गलत हो जाएगा। ग्रीन फील्ड के साथ साथ ब्राउन फील्ड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। विगत वर्ष में इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जहां नीति आयोग का एक अंग है पूछ लिया गया था, देख सकते हैं आप आसानी से गलत है। और इसके कॉर्पस का बात पूछा गया था उस समय। अभी ये 2017 की बात है। अभी मैंने इस पर संबंधित एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा और जो हमने अभी पढ़ा है इससे आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज की जो अंतिम खबर है वो दालों से संबंधित है। आपको पता है कि भारत विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है दाल का, सबसे अधिक दाल का उपभोक्ता भी भारत है और सबसे ज्यादा दाल का आयातक देश भी भारत ही है। तो आखिर में क्यों हमको आयात करना पड़ता है, इसी पर यह कंटेक्स्ट, इसी पर यह आज का विषय वस्तु है। देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये खबरों में रहा और संदर्भ ये है, मैंने सीधे इस न्यूज से संदर्भ निकाल लिया है। चर्चा में क्यों रहा है, तो हाल ही में लाल मसूर दाल की खरीद में उछाल के कारण वित्त वर्ष 2024 में दलहन का आयात 6 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 6 वर्षों में सबसे अधिक आयात हमने अभी किया है वित्त वर्ष 24 में। और भारत दलहन का उत्पादन कम होने के कारण, भारत में दलहन का उत्पादन कम होने के कारण लाल मसूर दाल व पीली मटर दाल, जिसको हम कनाडा से मंगाते हैं, अक्सर अभी कुछ समय पहले न्यूज में भी आया था ये, तो पीली मटर दाल के आयात में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। ये संदर्भ रहा है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो इसको पाठ्यक्रम से जोड़ लेते हैं। ये प्रश्न पत्र 4 जीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 4 में आएगा, सामान्य अध्ययन 3, क्योंकि पहला पेपर हमारा निबंध होता है, आपको पता है। तो प्रश्न पत्र 1 निबंध हो गया, तो जीएस 3 में आएगा ये। उसके बाद टॉपिक किस में आएगा, तो ये आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा आराम से, मेंस में उल्लिखित है टॉपिक, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। उसके बाद विगत वर्ष में देखिए मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है इससे कि दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था 150 शब्द में। और प्रारंभिक परीक्षा में भी देखिए इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब कि ये केवल
मुख्य परीक्षा के लिए ही विषय वस्तु नहीं है, बल्कि ये मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी विषय वस्तु है, अर्थात इसको हमें समग्र रूप से पढ़ना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको समग्र रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दलहन के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। अभी मैं आगे माइंड मैप से आपको इसका डेटा भी दे दूंगा। वित्त वर्ष 2023-24 में 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दाल का हमने आयात किया है और कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मोजाम्बिक, तंजानिया, ब्राजील इत्यादि देशों से हम आयात करते हैं। बात आती है कि भारत में दलहन आयात के प्रमुख कारण क्या है, आखिर में क्यों ज्यादा आयात करना पड़ता है हमको दालों का, और वैसे तेलों का भी करना पड़ता है, तिलहन का भी, लेकिन दाल की बात करते हैं हम। मार्च 2024 में मुद्रास्फीति क्या हो गई थी, दालों में 17% हो गई थी। और मुद्रास्फीति क्यों होगी, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अब देखिए घरेलू बाजार में दालों की सतत आपूर्ति बनाए रखने, अब मुद्रास्फीति इतना बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा सरकार को कि उसकी सतत आपूर्ति को बनाए रखने एवं कीमत स्थिरता बनाए रखने हेतु आयात किया जाता है, जिससे कि ऐसी अवस्था पैदा ना हो। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव, भारत में सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे नॉनवेज कम लोग खाते हैं, जो प्रोटीन का सोर्स होता है। तो फिर अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं लोग तो प्रोटीन का सोर्स क्या बच गया, दालें बच गई। तो इसलिए प्रोटीन हेतु बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। उपभोग ज्यादा है इसलिए आयात किया जाता है, उतना उत्पादन हम कर नहीं पाते हैं। दलहन उत्पादक क्षेत्रों में वर्षण की कमी, बारिश पर्याप्त होता नहीं है, मिट्टी की उर्वरता पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और भी कई चीजें हम देखेंगे क्या समग्र चुनौतियां हैं जिसके कारण हमें यह आयात करना पड़ता है। 2021-22 से 2023-24 के बीच बुआई क्षेत्र में भी क्या हुआ है, 16% कम हुआ है भारत में। तो उत्पादन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 2022-23 में उत्पादन 261 लाख टन हुआ था और 2023-24 में अनुमान लगाया गया है, फाइनल आंकड़ा अभी नहीं आया है, बताया गया है कि 234 लाख टन होने की उम्मीद है, जो काफी कम है। इसके कारण भी भारत को क्या करना पड़ता है, दाल का आयात करना पड़ता है। तो ये दाल के आयात का कारण रहा। अब थोड़ा इसको हम और समग्र रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं भारत में दलहनी फसलें, अर्थ क्या है दलहनी फसलों का। तो फलीदार या लेग्यूम समूह, ऐसे आप देखते हैं कि लेग्यूम समूह मतलब क्या, ऐसे फसलें जिनके जड़ों में जो राइजोबियम कुल के जीवाणु है वो गठान बना के रखते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसको लेग्यूम समूह की फसलें बोलते हैं। तो फलीदार या लेग्यूम समूह के पौधों के खाद्य योग्य या खाने योग्य सूखे बीज होते हैं, कौन, दाल, जिन्हें सुपर फूड या उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थ की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें चना, मूंग, मसूर, अरहर, तुअर, सूखी मटर, बीन्स इत्यादि शामिल होते हैं। रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में इनको उगाया जाता है। रबी क्या होता है जो आपको पता है, सर्दियों में बोया जाता है। खरीफ क्या है जो मानसून में बोया जाता है। इवन जायद में भी इन दोनों के बीच के समय में भी कुछ फसलें बोई जाती हैं। हालांकि दलहन की कुल उत्पादन में रबी ऋतु में उत्पादित दलहन की हिस्सेदारी क्या है, 60% खरीफ से अधिक है। खरीफ में कौन कौन सा आ जाएगा, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, कुल्थी और मोठ। रबी में कौन आ जाएगा, चना, मसूर, मटर, राजमा। और बसंत वही जो जायद वाली हैं उसमें उड़द, मूंग और लोबिया आ जाएगा। मतलब रबी, खरीफ और जायद तीनों में ही इनका उत्पादन होता है। मुख्य दलहनी फसलों का उत्पादन का आंकड़ा अगर हम देखें तो चना एक सबसे मुख्य दलहनी फसल है भारत में। यह कुल दलहन उत्पादन में लगभग 40% का हिस्सेदारी करता है। तुअर 15 से 20%, उड़द 8 से 10% और मूंग 8 से 10%। और इसके बाद अन्य और फसलें हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक अगर भारत है, जो हमने अभी देखा, तो विश्व का 24% लगभग उत्पादन करता है भारत। ऐसे ही भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो वैश्विक उपभोग का 27% ये क्या कर लेता है, उपभोग करता है। अब देख सकते हैं कि उत्पादन 24% है,
उपभोग 27% है, तो आयात तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही दलहन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा आयातक लगभग 14% का आयात करता है भारत। खाद्यान्न संबंधी फसली क्षेत्र के अंतर्गत दलहन की हिस्सेदारी जो टोटल खाद्यान्न के लिए हमारा भूमि बोया जाता है उसमें लगभग 20% क्षेत्र पर दलहन बोया जाता है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में यह लगभग 7 से 10% का योगदान देता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। दालों के उत्पादक प्रमुख राज्य भारत में कौन से हैं? एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये शीर्ष उत्पादक राज्य है भारत में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं। दलहनी फसलों का महत्व क्या है? तो प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, रक्त में शर्करा के इष्टतम स्तर को बनाए रखता है अर्थात डायबिटीज की स्थिति में बेहतर होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के समावेश को योगदान देता है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। और उसके अलावा जो जैविक चीजें होती हैं वो इसके कारण बढ़ती हैं, कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं। औद्योगिक फैसले उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में यह क्या होता है? सहायक होता है। उसके अलावा निम्न कार्बन और निम्न वाटर फुटप्रिंट होता है, मतलब कम कार्बन का उत्सर्जन करता है और कम पानी की इसमें आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए इष्टतम चारे का स्रोत है ये। मवेशियों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये फिक्स करके मिट्टी में पहुंचाता है राइजोबियम कुल के जीवाणुओं के माध्यम से। आयातित बिल को कम करने में सहायक है, आयात बिल को कम करने में सहायक है अगर उत्पादन बेहतर हो तो। और 2016-17 में 66 लाख टन आयात हुआ था। 2022-23 में 25 लाख टन का हमने आयात किया है, जो भी मैंने पीछे आपको दिखाया, 24 दशमलव समथिंग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत में दलहन के उत्पादन के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो उच्च उपज अंतराल है, अर्थात उच्च उपज अंतराल का मतलब क्या है? उस व्यापक क्षमता को यह दर्शाता है जिसमें किसी फसल भू क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना ही, उस फसल भू क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना ही फसल के समग्र उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा अगर हम देखें तो अरहर के लिए 50% है, इसके बाद हरा चना 45% और अन्य का स्थान है। तो उच्च उपज अंतराल मतलब जो हमारा उत्पादकता है वो उतनी बेहतर नहीं है। आगत इनपुट समस्याएं क्या हैं? तो आप देखेंगे जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज हैं उनकी उपलब्ध नहीं होते उतने। मृदा की जो ऊपरी परत में बीजों की बुआई करने के लिए मशीन, जीरो टिलेज मशीन इत्यादि उपकरणों का अभाव है। किसानों को संस्थागत ऋण की व्यवस्था नहीं है। मूल्य निर्धारण संबंधी नीति, आयात नीति, उत्पादन संबंधी निर्णय और मौसम संबंधी बाधाएं शामिल हैं। ये सब इनपुट संबंधी समस्याएं हैं जिसके कारण सही तरीके से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या है? उत्पादन संबंधी चुनौतियां और क्या है? तो दलहन फसलें अनेक जैविक और अजैविक दबावों जैसे रबी फसल ऋतु की मध्यम अवधि के दौरान शीतलहर आ गया, आरंभ और अंत में पड़ने वाली गर्मी के कारण, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी इत्यादि के कारण क्या होता है? उनका उत्पादन कम होता है। साथ में मिट्टी की क्षारीयता, लवणता, जल भराव इत्यादि के कारण क्या होती हैं? ये सुभेद्य होती हैं, जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, तो इनका उत्पादन पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है। फसल का उत्पादन मानसून की अनियमितता और आर्द्रता जैसे तनावपूर्ण कारकों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अप्रभाविता, आपको पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा मुख्य रूप से गेहूं और चावल को ही बढ़ावा देता है। हालांकि अभी दालों के लिए भी उच्च एमएसपी जारी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके तरफ किसान कम ही शिफ्ट हो पा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप देखें तो सीमांत भूमि पर कृषि की व्यवस्था, जैसे हरित क्रांति ने दलहन की खेती को सीमित और सीमांत और उपसीमांत भूखंडों तक ही सीमित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दलहन के उत्पादन में गिरावट आई। गेहूं और चावल पर विशेष फोकस दिया गया तो उनका उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन दलहनी फसलों का उत्पादन बहुत तेजी से घटा। दलहनों
के अंतर्गत लगभग 84% फसली क्षेत्र वर्षा आधारित एवं अपेक्षाकृत निम्न उर्वरता वाली मृदा पर विस्तृत हैं। अब 84% जहां पे बारिश नहीं होती है, जहां पर उर्वरता मिट्टी की कम है, तो वहां पर इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। विशेष रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सूखे और उष्मीय दबाव, हीट वेव या हीट स्ट्रेस के कारण दलहन बीजों की उपज क्षमता 50% तक कम हो जाती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इनको ठीक करने की आवश्यकता है हमें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताती है कि इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो तुअर दाल खरीद पोर्टल कुछ समय पहले शुरू किया गया था और बोला गया था कि जल्दी हम मसूर के लिए भी शुरू करेंगे। क्या है, किसान अपनी उपज को पंजीकृत कर सकते हैं इस पोर्टल पर, और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को बेच सकते हैं वो। भविष्य में उड़द और मसूर दाल की खरीद के लिए भी इस तरह की सुविधा शुरू करने की भारत सरकार द्वारा बात की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक मात्रा में एमएसपी में वृद्धि हुआ है। और हर में देख सकते हैं कितना रुपए, मूंग में, उड़द में, चना में, मसूर में, सब में एमएसपी की वृद्धि हुई है। उसके बाद मूल्य समर्थन योजना आप देखेंगे, प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा जो अम्ब्रेला एक योजना है नामक छत्रक योजना का एक घटक है, जिसे किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने हेतु आरंभ किया गया था। राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद की जाती है इसके माध्यम से। और भारतीय कृषि सहकारी विपणन, जिसको हम नाफेड बोलते हैं, संघ के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम एफसीआई भी पीएसएस के अंतर्गत फसलों की खरीद करता है। खरीद में होने वाला व्यय और हानि दोनों वहन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का के लिए एकीकृत योजना बनी है। इसके तहत बाजार अन्वेषण और प्रभावी मूल्य नीति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है, ताकि तिलहन, दलहन और पाम ऑयल और खोपरा को बढ़ाया जा सके, जिससे कि तिलहन और दलहन दोनों में हम वृद्धि कर सकें और आयात कम हो सके हमारा। उसके बाद अगला क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वही यहाँ लिखा गया है दलहन के लिए। पहले यह केवल गेहूं और चावल के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसमें दालों को, दलहन को भी शामिल कर लिया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, प्लस इसमें विशेष प्रोत्साहन भी जोड़ दिया गया है। यह क्या है, तो यह केंद्र प्रायोजित त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम और दलहन विकास योजना है। इसके तहत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, जल का कुशल उपयोग करने वाले उपकरणों इत्यादि जैसी पहलों को आरंभ किया गया है। मतलब होलिस्टिकली काम किया जा रहा है कि दलहन और तिलहन दोनों को ही हम बढ़ा सकें, जिससे कि आयातों पर निर्भरता हमारी कम हो। बट अभी तो आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि हम 6 वर्षों के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं दालों के आयात में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो। उसके बाद मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न मेंस का दूंगा और आज का लेक्चर समाप्त होगा। क्या रास्ता हो आगे का, तो दलहन की खेती की उत्पादकता में सुधार की जानी चाहिए, जो सरकार प्रयास कर रही है। दलहन की खेती के तहत भूमि में वृद्धि किया जाए। 16% अभी हमने देखा कि कम हो गई है। इस 16% में कमी जो हुई है, इसको बढ़ाया जाए भूमि को। बफर स्टॉक को बनाए रखा जाए। बफर स्टॉक को क्यों बनाए रखें, क्योंकि उचित प्रबंधन की जवाबदेही के साथ आवश्यकता आधारित बफर स्टॉक को बनाए रखना चाहिए, ताकि खाद्यान्न की किसी भी प्रकार की क्षति या बर्बादी न हो। तो अब देखेंगे दालें उत्पादित तो हो गई, लेकिन उसके बाद हमने उसको स्टोरेज सही से नहीं कर पाए तो वो नुकसान हो गई। तो इसलिए हम उसको स्टोरेज करने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए हमारे द्वारा। और अगला क्या है, वर्ष पर्यंत खुले बाजार में दालों की आसान उपलब्धता हेतु एक उचित व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे वर्ष बाजार में दालों की आसान उपलब्धता रहे।
तथा आवश्यक होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी दालों का वितरण कराया जाना चाहिए। तो ये आगे का रास्ता है, और भी वे फॉरवर्ड आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको 200 शब्द, 250 शब्द या 150 शब्द में ही आंसर लिखने होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिमाग में रखना है, न कि सारे बिंदु को वहां लिखने जाएंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न जिसको आप लिखिएगा। भारत विश्व में दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी विश्व में सबसे अधिक दालों का आयात करता है। इस हेतु उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करते हुए इस संदर्भ में भारत सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। 150 शब्द में आपको इसका आंसर करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत इसकी फॉर्मेटिंग भी आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इसका आंसर लिखना चाहिए। हालांकि मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आप आराम से इसका आंसर 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर लिखने का जरूर प्रयास करिएगा आप। इस तरीके से आज का हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ गया है, अपनी तैयारी को और सही तरीके से करने का प्रयास करिए, जिससे कि आप अपने प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।